डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेस्ट बंगाल सेट, जिसके लिए एक सीरीज मैं चला रहा था 5-6 साल के पेपर को एनालाइज करने का, कल उसकी मुझे बताया गया कि पेपर हुई है 2021 की। एंड आई एम थैंकफुल टू वन ऑफ माय स्टूडेंट जिन्होंने ये पेपर मुझे भेजा। और मुझे लगा कि इसको एनालाइज करना ना केवल मेरे उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने वेस्ट बंगाल सेट लिया है उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा जानना कि किस टाइप की पेपर थी, कैसा क्वेश्चन था, क्या पॉसिबल कट ऑफ हो सकता है, लेकिन मेरे सभी स्टूडेंट के लिए, इवन जो पीजी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे और जो यूजीसी नेट की कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल होगा, इसलिए मैं इसको लेकर के आज आया हूं। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक डिस्क्लेमर, और इसके लिए भी मेरे एक स्टूडेंट को थैंक्स जिन्होंने मुझे सलाह दी है कि कुछ बातें मैं आपको जरूर बताऊं। एक, कि कई बार जो है मैं बहुत कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलता हूं और उस फ्लो में जो मैं टिक मारता हूं वो कई बार रॉन्ग हो जाती है। ये एक एरर है मेरे पार्ट में, क्योंकि मैं बोलता हूं ये है ये है ये है, फिर मैं टिक मारता हूं, खास करके कुछ जहां पे कि कई ऑप्शंस होते हैं। तो आप मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए, ना कि मैं कहां टिक मार रहा हूं, यदि कुछ एरर दिखता है तो। सेकंड डिस्क्लेमर मैं ये देता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका कि आंसर कोई फिक्स नहीं हो सकता है। अब जो सेटर है उसने कहां से उसको कॉपी पेस्ट किया है, क्या मिला है, कई बार रॉन्ग आंसर होती है। ये मेरा व्यू पॉइंट है। कुछ क्वेश्चन में आप उसको और जो है तहकीकात कर ले नेट से, और कोई यदि कंटेंशन होता है तो आप मुझे शेयर करें, यदि वो एक्सेप्टेबल होगा तो मैं करूंगा। इट्स नॉट कि मैं ऑथोरिटेटिव कोई एक आंसर दे रहा हूं। जहां तक इस पेपर की बात है, यहां पे मैं आपको बताऊं कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैंने जो 4-5 मिनट की रिसर्च करने की कोशिश की मुझे नहीं मिला, इवन नेट पे भी, और वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा। मैंने आपके रिसर्च के लिए छोड़ दिया है, मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा। फाइनली मैं बोलूंगा कि मैं इस पे एक मार्किंग करता जाऊंगा, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट की, जिससे कि आप काउंट कर सकें कि ये पेपर का लेवल कैसा है, उससे आप कट ऑफ भी थोड़ा बहुत जान सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद दिस डिस्क्लेमर। फर्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा। मैंने बंगाली में भी रख दिया है, मेरे बंगाली स्टूडेंट के लिए आसानी होगी। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पहले ये डिफिकल्ट है, क्योंकि ये याद करना, वैसे यदि किसी ने याद किया हो तो मुझे खुशी है, ये मैं रोट लर्निंग है। आप टेबल देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आपको पता है कि सीट रिजर्व है उनके पॉपुलेशन के अनुसार 22%, and 15 and 7.5% एसटी के लिए, 15% एससी के लिए। तो वो जो है उस हर स्टेट को वो डिवाइड किया गया है। जैसे शेड्यूल ट्राइब का यदि आप देखें तो मध्य प्रदेश को शायद 6 हैं, 6 सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश को है। यदि आप शेड्यूल कास्ट देखिएगा तो 17 जो है सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए यूपी में। तो यदि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के सीट रिजर्व है, तो उस केस में आंसर यूपी हो जाता। ये एकदम रोट लर्निंग का है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आप मान सकते हैं। फर्स्ट बाउंसर, जो आप एग्जाम देने जब गए तो पहला जो है बाउंसर आपको मारा गया। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द फॉलोइंग वर्ड। लेकिन ये आपको एकदम एक इजी फुल टॉस गेंद चौका मारने के लिए दिया गया कि 42nd अमेंडमेंट में कौन सा 2 वर्ड जोड़ा गया। ये तो इवन पीजीईटी के लिए भी बहुत आसान सवाल है, आपको पता है, सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ा गया। 42nd अमेंडमेंट जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने 1976 में किया था, इमरजेंसी का दौर था, और इसमें बहुत कुछ किया गया। प्रियम्बल को इस तरह से चेंज किया गया, इसमें एक और वर्ड जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो प्रेम्बल में 3 वर्ड बेसिकली जोड़े गए थे। इसके अलावा इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है फंडामेंटल राइट को नीचे रख दिया गया था। इनफैक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पर्टिकुलर 39B और C के तहत सारे फंडामेंटल राइट को, और काफी सारे और चेंजेस इसमें हुए थे। मोस्ट ऑफ द चेंजेस को जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी 1978 में 44th अमेंडमेंट से इन्होंने इसको नलीफाई कर दिया था, कुछ को छोड़ करके। थर्ड, इफ द प्रेसिडेंट वांट टू रिजाइन ही शैल एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। आपको मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्योंकि मैंने कितनी बार इसको बताया है एमसीक्यू में। इजी क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है। यहीं पे आप एक और इंफॉर्मेशन ले लीजिए मेरे सभी स्टूडेंट की, स्पीकर भी डिप्टी स्पीकर वो करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, डिप्टी स्पीकर किसको करेगा, स्पीकर को, चाहे वो विधानसभा में चाहे लोकसभा में। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का भी कपलिंग है, वाइस प्रेसिडेंट करेगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट करेगा वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन। बाकी सारे जब फंक्शनरी हैं सेंटर में,
वो करते हैं प्रेसिडेंट को, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सब जो है वो प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट खुद यदि रिजाइन करना चाहे तो कौन करेगा? तो उसके लिए केवल एक ही अथॉरिटी है, वाइस प्रेसिडेंट। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो मैंने पढ़ा, देखिए डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी को हेड करता है। लेकिन कंट्रोल यदि आप देखिएगा तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर आता है, क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्शन और खर्च का मामला है। तो मैं यदि स्टूडेंट होता तो मैं गेस करता तो बी पे मारता, लेकिन बी और सी में क्या हो सकता है, आप और थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं और इसको मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन के श्रेणी में रख रहा हूं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट? इजी क्वेश्चन, क्योंकि यदि प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत 10-12 प्रेसिडेंट आपको जानना चाहिए। अम, जो बीवी गिरी जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लीडर रहे हैं, रेलवे मैन एसोसिएशन के भी रहे हैं। तो ये जो ट्रेड यूनियन से निकले हुए एक ही प्रेसिडेंट है, वो वीवी गिरी हैं। वीवी गिरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता होना चाहिए कि 1969 में जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, उसमें वीवी गिरी का प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था वही मेन कारण बना। हुआ ये था कि उस समय कांग्रेस के ऑफिशियल जो कैंडिडेट थे प्रेसिडेंटशिप के लिए वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, जो बाद में प्रेसिडेंट बने। नीलम संजीवा रेड्डी को इंदिरा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया, और इंदिरा गांधी ने एक नारा दे दिया जो बहुत फेमस हुआ अपने ही कांग्रेस पार्टी मेंबर को, कि अपने अंतरात्मा के आवाज पे वोट करें, मतलब पार्टी लाइन पे ना जाएं। और पार्टी के अधिकतर मेंबर ने, लोग मतलब एमपी ने जो है वो बीवी गिरी जो कि इंदिरा गांधी कैंडिडेट थी उनको सपोर्ट कर दिया, और इसी से जो है पार्टी दो पार्ट में टूट गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में 1969 में। 6 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सब औरबिंदो के बारे में है। औरबिंदो एडवोकेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस बिफोर महात्मा गांधी डिड सो, औरबिंदो बोरोड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको टिप्स बताता हूँ, ये सब तो चलिए पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए चारों जो ऑप्शन है उसमें सब में तीन है। इसका मतलब क्या है ये क्वेश्चन, और करेक्ट पूछा जा रहा है। इसका मतलब केवल आपको एक स्टेटमेंट जानना है जो कि इनकरेक्ट है, बाकी तीन करेक्ट हैं। अब यहां यदि आप ये दो स्टेटमेंट को पढ़िएगा ना, तो आपको ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये हो सकता है करेक्ट, या हो सकता है क्या लिखा हुआ, अरबिंदो एडवोकेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस बिफोर महात्मा गांधी डिड सो। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है अरबिंदो बोरोड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस फ्रॉम महात्मा गांधी। इस दोनों में एक ही सही हो सकता है। यदि उन्होंने पहले कर लिया पैसिव रेजिस्टेंस का आइडिया को डेवलप, तो वो बोरो तो कर नहीं सकते बाद में महात्मा गांधी से। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि बाय वर्च्यू ऑफ द ऑप्शन ये दोनों अपने आप में सही हैं, इसके लिए आपको झांकने की भी जरूरत नहीं है। इन दोनों में देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन सेंस से कि औरबिंदो जो है वो सीन पे पहले आ गए थे, स्वदेशी मूवमेंट और इन सब पहले अनुशीलन समिति। गांधी जी उस समय में जो है साउथ अफ्रीका में अपना काम कर रहे थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने जो है पहले ही महात्मा गांधी से अपना डेवलप किया था एक अलग तरीके का, और महात्मा गांधी ने एक अलग तरीके का पैसिव रेजिस्टेंस किया जो कि अमेरिकन, यूरोप और इंडियन सबका मिला जुला हुआ रूप था। मतलब सत्य, अहिंसा और जो जो थोरू का जो कॉन्सेप्ट था सिविल डिसोबीडियंस, उससे लिया गया था, काफी चीजों से लिया गया था। पैसिव रेजिस्टेंस जो लियो टॉल्स्टॉय का था उससे लिया गया था, और इनका एक अलग किस्म का था पैसिव रेजिस्टेंस अरबिंदो का जो पहले था। तो 1 को आप ले लीजिए, बाकी 2 3 तो आप 3 4 तो रहेगा ही। तो 3 4, अब आपको ये भी देखना है कि 3 4, अब एक और टिप्स देखिए, क्योंकि आपको 3 और 4 जो है करेक्ट है, और केवल दो ही में 3 4 करेक्ट है, इसमें और इसमें। इसका मतलब इसी दो में जो है फाइट है, तो आपको केवल 1 को करेक्ट करना है, 1 इसमें करेक्ट है, इसका मतलब डी। इस तरह के टिप्स को मैं हमेशा कहता हूं डियर स्टूडेंट कि यदि आप इसको नहीं लर्न करेंगे तो आप कभी भी एमसीक्यू टाइप में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। याद रखिए एमसीक्यू में 100% आपको पता नहीं होना है। बस आपको वो स्लमडॉग मिलेनियर याद कीजिए, जहां आपको कुछ फ्रैगमेंट, कुछ यादें, कुछ कहीं थोड़ा बहुत याद, और उससे आप जो है गेस करते हैं, और वही आपको जो है जिताता है एमसीक्यू के गेम में। 8वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको चलिए, इसको हम लोग मीडियम कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये बाय वर्च्यू ऑप्शन ये आसान हो जाता है, और इसको भी हम मीडियम कैटेगरी में रखते हैं। ये मैंने कई जगह बताया भी है कि 1935 का जो एक्ट था उसमें डयार्ची सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया और प्रोविंस में हटा लिया गया था, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी। तो ये तो गलत हो गया, और यहाँ पे आपको नॉट है, एक ही आपको खोजना है, तो ये गलत हो गया, तो बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1935 में डेआर्ची मतलब डुअल गवर्नमेंट, डेआर्ची क्या होता था, जिसमें कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो जो नॉमिनेटेड जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था गवर्नर का या वाइसराय का वो देखेगा, मतलब नॉमिनेटेड मिनिस्टर का ही, और कुछ जो है वो इलेक्टेड मिनिस्टर कुछ सब्जेक्ट देखेंगे। ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते थे लाइक बजट है, फाइनेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो जो है नॉमिनेटेड मेंबर देखते थे, क्योंकि वो तो डेमोक्रेसी थी नहीं। और छोटे मोटे जो विभाग होते थे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो इलेक्टेड मेंबर को दिया जाता था। इसको डेआरची कहते थे। 1919 के मॉन्टेग चेसनफोर्ड रिफॉर्म से प्रोविंसेस में डेआरची इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसको हटा लिया गया 1935 में, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, जो मैंने पहले भी कहा, और सेंटर में डेआरची को इंट्रोड्यूस किया गया था। मीडियम 7 नंबर रीजन एजर्सन, बी आर अंबेडकर वॉज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास। ये एकदम ट्रू है, हम लोग सब जानते हैं। महात्मा गांधी प्रपोज द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर, ये हम जानते हैं कि ये फॉल्स है। महात्मा गांधी एकदम इसके अपोज थे, तभी तो वो फास्ट ऑन टू डेट पे बैठ गए थे, पूना पैक्ट हुआ था और रिजर्वेशन की सीट उन्होंने मानी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं। उनका कहना था कि हिंदू पूरा विभाजित हो जाएगा, राष्ट्र बिल्कुल टूट जाएगा। तो अब ये है ए ट्रू है, बी फॉल्स है। वैसे होना चाहिए था सी, लेकिन यहां इन्होंने एक अजब से उलट दिया है, बी कर दिया है, ए इज ट्रू, आर इज नॉट ट्रू। ऐसा होता नहीं है, ये ऑप्शन एकदम पलट है। इसलिए मेरी सलाह है कि इस ऑप्शन को भी कई बार गौर से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि आप याद कर लें कि ये तो सी ऑप्शन होता है, ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। इस केस में ये आंसर इसका होगा बी। और ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ई कर लीजिए इसको। आप काउंट करते जाइएगा कितने इजी हैं, कितने मीडियम, कितने टफ। 9. The Constituent Assembly of India as proposed by the Cabinet Mission consisted of which of the following? इसमें भी एक बहुत बढ़िया टिप्स है जो मैं आपको बताता हूं। अब आप देखिए, इसको जब आप पढ़ेंगे पूरा, मैं नहीं पढ़ रहा टाइम बचाने के लिए, तो आप चौथे को देखेंगे, मेंबर नॉमिनेटेड बाय द मेन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा नॉमिनेट हुए थे। ऑफ कोर्स मैंने इस पे आज रिसर्च नहीं की है, लेकिन मैं अपने नॉलेज से बुरा, उसे चेक कर लीजिएगा। ये बिल्कुल मेरे अनुसार से ये गलत है। पॉलिटिकल पार्टी ने नॉमिनेट नहीं किया था, वो लोग जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे उनके द्वारा वो इलेक्टेड हुए थे, उसका मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे। और नॉमिनेट जो है वो प्रिंसली स्टेट और कुछ जगह से हुए थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने नॉमिनेट नहीं किया था। इसका मतलब 4 जो है मेरे अनुसार से, ऑफ कोर्स मैं इस पर क्वेश्चन मार्क भी कर रहा हूँ और रिसर्च कर लीजिएगा, 4 रॉन्ग है। तो जिसमें जिसमें 4 है उसे वो काट दीजिए। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, बस एक ही बच गया 1 और 3। हमको और कुछ आगे देखना ही नहीं है। ये टिप्स को याद रखिए, बाकी बस मैंने क्वेश्चन मार्क किया, आप और इसको पढ़ सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, किस तरह से उनका इलेक्शन हुआ था। तो आप नॉलेज के लिए आप पढ़ लीजिए, 1 और 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट था इसमें, ऑफ कोर्स वहां से वो नॉमिनेटेड थे। और 3 है मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम जनरल मुस्लिम एंड सिख कैटेगरी, मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टाइप का था, बाय द प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर द्वारा किया गया था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। 10 नंबर, अब ये मैचिंग में तो ऑलवेज मैं कहता हूं कि मैचिंग गेम खेलिए, यहां भी हम लोग मैचिंग गेम खेलेंगे। ये कहां कहां से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन, बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन होता है। इसको आप बिल्कुल आसान कैटेगरी में रख सकते हैं, इजी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको पता है कि आयरलैंड से लिया गया। तो ए का 3 देखते हैं, ए का 3। तो ए का 3 में आपको ये 50-50 गेम हमने खेल लिया, इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए। अब इसमें आगे एक हम देखेंगे, इमरजेंसी पावर्स जो हैं वो जर्मनी के वेमर रिपब्लिक जो हुई थी, जो हिटलर के पहले जो वहां रिपब्लिक थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उससे हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजन लिया था। तो बी का 1 है, तो बी का 1 केवल जो है इन दोनों टिक वाले में केवल देखिए, इन दोनों में बी का 1 है। इसका मतलब इससे बात बनी नहीं, चूंकि ये 2 के से अधिक चाहिए होता, चलिए इसको मीडियम कर देते हैं। जब 2 से अधिक आपको नॉलेज की जरूरत पड़े तो आप मीडियम में ले जाइए। अब यहाँ है अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है साउथ अफ्रीका से ली गई थी, आपको पता है। तो डी का 4 है, तो डी का 4 जो है इसमें है और ये आपको सही हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको सेंटर स्टेट का है वो कनाडा से लिया है, जहां पे कि रेसिडुअल पावर जो है वो सेंटर के पास होती है, सेंटर स्ट्रांग होता है, ये हमने कनाडा से लिया है। मैंने यहाँ काफी चीजें और दे दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे स्टूडेंट के लिए। फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग रसिया से लिया है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रेम्बल में है वो लिया है। प्रेम्बल इटसेल्फ जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अमेंडमेंट प्रोसीजर साउथ अफ्रीका आप देख ही रहे हैं। यूके से भी बहुत कुछ लिया है, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट, जो 5 रिट होते हैं। यूएसए से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है फंडामेंटल राइट के अलावा, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड मेनी अदर। जापान ओपन सबसे लिया, आप उसको नेट पे पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना से आपका काफी काम चल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज करेक्ट?
एक ही इसमें करेक्ट है। जब आप पढ़ेंगे, अब मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं टाइम बचाने के लिए, तो आप यहाँ पे आकर अटक जाएंगे। 6 से 14 के बीच के बच्चों के लिए ही ये लागू है, बाकी इसमें से करेक्ट नहीं है। आसान क्वेश्चन है, इजी इसको, चलिए इसको इजी कर लीजिए, क्योंकि 6 to 14 यहाँ पे राइट टू एजुकेशन जो है 2009 में ये लागू हुई आरटीई, और 86th अमेंडमेंट जो है वो आरटी के लिए दी गई थी, जो 2002 में हुई थी, लेकिन उसके काफी साल बाद आरटी जो है इंप्लीमेंट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन exempt the president and governor from answerability to any court of law? अपने काम से जुड़े हुए चीज के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। ये आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है, और ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये इतना अरबिट आर्टिकल है, ये आप इसको ऐसे नहीं याद रखेंगे। अब यहाँ मैं एक टिप्स बताता हूँ, मेरे स्टूडेंट यदि थोड़ा ध्यान दे तो वो काफी अच्छा इस पे कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को सीधा आप गूगल में लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन पीडीएफ, और उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप पे। ऑफ कोर्स लैपटॉप जैसा मुझे मोबाइल पे दिखना मुश्किल होगा, लैपटॉप पे कर लीजिए। और उसमें शुरू में ही कॉन्स्टिट्यूशन में काफी मजेदार है कि वो सारे जो 395 या 400 आर्टिकल है ना, उसका एक एक लाइन लिखा हुआ है कि वो किस बारे में है। उसको आपको अधिक से अधिक आधा घंटा लगेगा, आप एक बार देख जाइए दिमाग में, और एक बार अभी देख जाइए, एक बार बीच में, और एक बार एग्जामिनेशन के टाइम। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं याद आ जाएंगे कि 361 में लगभग याद आ जाएगा। दूसरा मैं कह रहा हूं इसी तरह से 7 शेड्यूल के जो 3 लिस्ट है ना, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट, उसको भी इसी तरह एक बार अभी देख लीजिए, एक बार बीच में, और एक बार एग्जामिनेशन के टाइम में, वो भी आपको हेल्प कर जाएगा। काफी पूछते हैं, ये दोनों रोट लर्निंग है, लेकिन इस तरह से आप उसको टेम कर सकते हैं जो मैंने मेथड बताया है। 13 नंबर देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवन, सॉरी ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, रीजन एजर्सन। एजर्सन जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म इमर्ज्ड इन इंडिया एज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एंड जजमेंट। ये बिल्कुल ट्रू है, यही तो है जुडिशियल एक्टिविज्म की। आप जो है मतलब कुछ आप निकालते हैं एक तरह से कि ये होना चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट को आप बढ़ा देते हैं, राइट टू लाइफ को एक्सपेंड कर देते हैं कई बार। उस तरह की जुडिशरी जो है फिल द गैप करती है। जुडिशियल एक्टिविज्म फिल द गैप सिंस द एग्जिस्टिंग लॉ इज नॉट क्लियरली प्रोनाउंस। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि ये क्यों इमर्ज्ड हुई है। तो इसलिए इसका मेरे अनुसार से बी होगा, आप वैसे चेक कर सकते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कम्युनिटी कैन बी डिक्लेयर माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमेशा याद रखिए कि रिलीजन और लैंग्वेज दोनों के बेसिस पे माइनॉरिटी होता है। हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है और रिलीजियस माइनॉरिटी भी है। आर्टिकल 29 इससे जुड़ा हुआ है, 29(1)(a), जो कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, यहीं से लैंग्वेज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो जाता है, स्क्रिप्ट ऑफ कल्चरल माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, और इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटी को राइट दिया जाती है आर्टिकल 29 से, ये भी पूछा जा सकता है। The Indian federal system differ from the American federal system in respect of the following। आसान क्वेश्चन है, आप ये दो को देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द अपर हाउस ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर तो इंडिया में भी है, इसलिए ये तो डिफर हो नहीं सकता है, तो ये गलत है। एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन दोनों में है, तो ये भी डिफरेंस नहीं है। अब आप यहाँ देखिए कि दो आपने गलत साबित कर दिया, और आपको दो मिनिमम करेक्ट होना ही होना है, मतलब डिफर करता है, तो आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 3 और 4 आप देख लीजिए और मार दीजिए। टिप्स, ये सब चीज ये लर्न कीजिए, ये लर्न करने से आप बहुत तेजी से एमसीक्यू मास्टर बन सकते हैं। Who described Indian Constitution as quasi फेडरल? क्वाजाई मतलब आधा, तो आधा फेडरल है। ये केसी वेयर ने कहा था कि, तो सिंपली आपको इसको रटना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा ही दे दिया। आप देख लीजिए, केसी वेयर ने कहा क्वाजाई फेडरल, अतुल कोहली ने कहा इंडियन स्टेट सिमल्टेनियसली वीक एंड कैप्चर्ड, लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ कहते हैं कि बुलॉक कैट कैपिटलिज्म है, बुलॉक काट कैपिटलिज्म, जो 1960s में जो हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में को देख के उन्होंने कहा था बुलॉक काट कैपिटलिज्म। मॉरिस जॉन्स कहते हैं इंडियन पॉलिटी को बार्गेनिंग फेडरलिज्म। मैरन मैरन वेइनर कहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स एज पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। पार्था चटर्जी कहते हैं इंडियन नेशनलिज्म एज डेरिवेटिव डिस्कोर्स। प्रदीप छिबर कहते हैं डेमोक्रेसी विदाउट एसोसिएशन, इंडियन डेमोक्रेसी विदाउट एसोसिएशन। कांचा चंद्रा कहते हैं पैट्रोनस डेमोक्रेसी, और आइवर जेनिंग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज पायस एस्पिरेशन ओनली। इसके अलावा और कुछ भी, लेकिन इतना यदि याद करेंगे तो काफी आपको हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो अभी आपको इसी में पूछा गया है, बुलॉक काट कैपिटलिज्म। In which of the following state does the governor enjoy discretionary power with regard to administration of tribal area?
ये उन स्टेट में होता है जो कि 6 शेड्यूल स्टेट हैं, और 4 हैं 6 शेड्यूल स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एकदम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको सीधा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन 6 शेड्यूल स्टेट है, ऐसा ही क्वेश्चन है ये, और ये है मिजोरम। अंडर द पेसा, अब ये मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, सॉरी कुछ में मैंने इजी मीडियम नहीं लगाया, मैं भूल गया हूँ, आप आगे चलिए लगाएंगे, तब फिर भी आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन है। अंडर द पेसा, पेसा है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996। इसके तहत हुआ क्या था कि जब 1992 में 73rd अमेंडमेंट आया था 1992 में, तो ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरिया जो थे दोनों पे लागू नहीं होता था। शेड्यूल 5 एरिया वो 10 स्टेट में है जहां के शेड्यूल ट्राइब हैं, लेकिन मेजोरिटी में नहीं है, और शेड्यूल 6 के जो 4 स्टेट अभी जो आपने देखा वो हैं जहां की शेड्यूल ट्राइब बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट मेजोरिटी में है। वहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनने की बात होती है, वहां स्पेशल पावर गवर्नर को ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। तो ये जो पेसा एक्ट था 1996 में, ये भूरिया कमेटी के रिपोर्ट बना था, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा था कि इसको एटलीस्ट शेड्यूल 5 एरियाज में एक्सटेंड कर दिया जाए। उनके रिपोर्ट को मानते हुए पेसा एक्ट लाया गया 1996 में, और शेड्यूल 5 स्टेट में पीआरआई को एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये पूछते हैं कि पेसा एक्ट में ग्राम सभा आर गिवन ऑथोरिटी टू स्टॉप लैंड एक्विजिशन बाय द फॉलोइंग बॉडी। आपके लिए मैंने पूरा पेसा एक्ट पढ़ा, पेसा एक्ट आप पढ़ सकते हैं, 5 मिनट लगेगा। आप उसमें जो है कंट्रोल एफ देकर के लैंड देंगे तो आपको 3 ही जगह आता है। उसमें यह कहा गया है कि पेसा एक्ट में कि जब भी लैंड एक्विजिशन होगा तो ग्राम सभा से कंसल्टेशन लिया जाएगा, यदि कोई लैंड एक्विजिशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए होता है, चाहे कोई गवर्नमेंट करे। और फिर एक कहा गया है कि कोई भी लैंड यदि एलिनिएट हो गई है, मतलब उसे छीन ली गई है, तो उसको वापस जो है ये ले सकती है, उसको स्टॉप कर सकती है। उसमें कहीं नाम नहीं है कि किस अथॉरिटी से, पता नहीं इन्होंने कहां से पूछा है, कोई रूल रेगुलेशन से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। तो मैं एक बिग क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि आप कीजिए। यदि मुझे गेस करना हो, वैसे तो बहुत ही अरबिट क्वेश्चन है, वेरी अरबिट, वेरी डीप एंड बेकार क्वेश्चन, तो इसको मैं कहूंगा कि स्टेट लेजिस्लेचर तो करती नहीं है लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट करती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो अब दो ही आया, दो ही बचा, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो शायद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है, परहैप्स, क्वेश्चन मार्क। अर्बिट, अर्बिट मतलब कि डिफिकल्ट से भी ऊपर, ऐसा बॉल क्रिकेट की भाषा में जो कि सीधा गुड लेंथ से आपके नाक पे आता है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज आइडेंटिफाइड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव डिस्कोर्स। अभी हमने कहा कि पार्था चटर्जी ने कहा था नेशनलिज्म एज डेरिवेटिव डिस्कोर्स, पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म। उन्होंने एक बुक लिखा था नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड, ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स। बेसिकली उनका कहना है कि जितने भी जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हैं उसमें नेशनलिज्म जो है ना, यूरोपियन काइंड ऑफ नेशनलिज्म, वो मेन डिस्कोर्स नहीं है। मेन डिस्कोर्स जो है लिंग्विस्टिक है, इथनिसिटी है, कल्चर है, रिलीजियन है, लेकिन नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म इज ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स। डेरिवेटिव मतलब कि बाय प्रोडक्ट, मतलब सेकेंडरी डिस्कोर्स है। तो ये उनका कहना है। तो ये पार्था चटर्जी हैं, इसको आप रख लीजिए डिफिकल्ट या मीडियम के श्रेणी में। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो इसे बहुत आसान है, इसको तो आर्बिट रख ही दिया हमने। Who among the following scholar argued that it is not politics that get caste ridden in India, but it is the caste that gets politicized due to democratic politics? अब इस पे मैंने रिसर्च नहीं किया, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। मेरी जो नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें रजनी कोठारी ने जो है कास्ट इन पॉलिटिक्स इस ये बुक लिखा है, और कैसे जो है कास्ट पॉलिटिसाइज हुआ है, इस पे उन्होंने काफी काम किया है। तो मैं आई विल गो विद दिस, लेकिन हाँ आप क्वेश्चन मार्क है क्योंकि आप और रिसर्च कर लीजिए। इसको मैं रखूंगा परहैप्स मीडियम के श्रेणी में, यदि मैं रॉन्ग नहीं हूं। यदि रॉन्ग हूं तो अभी डिफिकल्ट हो जाएगा। Which of the following movement did not involve issue relating to agriculture and farmer? इजी क्वेश्चन, क्योंकि तेभागा मूवमेंट जो था बंगाल में, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। नक्सलबारी तो एग्रीकल्चर है ही। बारडोली सत्याग्रह आपको पता है, पटेल जी इसमें थे, सरदार पटेल, और ये किसान से रिलेटेड था। नव निर्माण आंदोलन गुजरात में हुआ था, ये 1974 में। ये स्टूडेंट और मिडिल क्लास का एंटी करप्शन, एंटी जो पुअर गवर्नेंस के इशू पे था,
तो इसीलिए ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। इजी क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द इंडियन, यहीं से बेसिकली जेपी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। गुजरात से वो बिहार में फैल गई और फिर संपूर्ण क्रांति और इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना पड़ा था। हु डिस्क्राइब द इंडियन इकोनॉमी एज बुलॉक कार्ट कैपिटलिज्म, अभी जस्ट हमने कहा, वो सब रट लीजिए। देखिए 3-3 क्वेश्चन इससे आपको आ रहे हैं। लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ, इन्होंने एक बुक लिखा था इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट। उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए थे जो एग्जामिनेशन में काफी पूछे आते हैं। ब्लॉक कार्ट कैपिटलिज्म दिया, देन डिमांड एंड कमांड पॉलिटिक्स दिया, डिमांड लेड ग्रोथ दिया, इनवॉल्यूटेड प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, फेडरल मार्केट इकोनॉमी एंड स्टेट एज ए थर्ड एक्टर, इन सब का कॉन्सेप्ट दिया था। तो आपको इसको याद कर लेना चाहिए, रोट लर्निंग याद कर लीजिए। Which of the following article under the Indian Constitution guarantee protection against arbitrary arrest and detention? ये आप guess कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम है, 6 फ्रीडम, 25 राइट टू रिलीजन है, तो एक ही बच जाता है। आपको पता है कि राइट 21 जो है राइट टू लाइफ है, तो उससे जुड़ा हुआ है जो है ये राइट है डिटेंशन का। मतलब आपको कोई ऐसे पकड़ ले बिना किसी कानून के, ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्ट हैं, पोटा और यूपा, उसमें तो कर लेते हैं, लेकिन जनरल टाइम में जो है आपको कोई बिना कारण बताए हुए, कोई बिना किसी अपराध के ऐसे आपको अरेस्ट नहीं करके रख सकता है। आपको कोर्ट में पेश करना होगा और बहुत सारे आपको प्रोटेक्शन है पर्सनल अरेस्ट डिटेंशन के अगेंस्ट। और वो सब सभी बात नहीं बने तो आप हैबिया कॉर्पस का जो रिट पिटीशन है वो दायर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टिविस्ट इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ इको फेमिनिज्म, ये मैंने कई जगह बताया है, चलिए इसको मीडियम रखते हैं। वंदना शिवा जो हैं वो हैं जो कि इको फेमिनिज्म मतलब कि जहां इकोलॉजिकल कंसर्न को फेमिनिज्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि दोनों को मदर अर्थ टाइप का नर्चरिंग माना जाता है, जो वुमेन का नेचर है और जो अर्थ का नेचर है। और इसमें ये व्यू है कि जिस तरह हम नेचर पे जो शासन करने का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन का, वो मस्कुलाइन कॉन्सेप्ट है, वो कोई ह्यूमन कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मर्दों का कॉन्सेप्ट है, और उससे दुनिया जो है तबाह हो रही है कई तरीके से। तो वो थॉट लेकर के ये लोग आते हैं। विच कमिटी ऑन इलेक्ट्रल रिफॉर्म प्रपोज्ड ए मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन, अब यहां देखिएगा तो राज मुन्नार कमेटी जो है ये इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी है ही नहीं। ये जो है सेंटर स्टेट के लिए डीएमके गवर्नमेंट तमिलनाडु ने बनाया था। बलवंत राय मेहता कमेटी पीआरआई पंचायती राज पे है, ये भी नहीं है। तारक नन ऑफ द छोड़ दीजिए, तो एक ही कमेटी है इलेक्शन रिफॉर्म पे, तारकुंडे। तो इसमें कोई सोचना क्या है जब एक ही इलेक्शन कमीशन की है। वैसे बहुत सारे और कमेटी हैं, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी एंड मेनी अदर, लेकिन ये तारकुंडे कमेटी बहुत फेमस है इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, याद कर लीजिए इसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ परहैप्स दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट भी जो है इलेक्शन रिफॉर्म से है, चेक कर लीजिएगा। दिनेश गोस्वामी, तारकुंडे एंड इंद्रजीत गुप्ता कमेटी में, मेमोरी से बोल रहा हूँ दोनों का नाम। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर पेरीफेरी फ्रेमवर्क, इसको आप रख सकते हैं ईजी के कैटेगरी में, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन ही बचता है। सेंटर पेरीफेरी फ्रेमवर्क इज यूज टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमेना। देखिए सेंटर पेरीफेरी बहुत जगह यूज होता है। ये एज ए लिपसेट एंड रोकेन ने इसको जो है एज ए सोशल क्लीवेज के लिए भी यूज किया, लेकिन वो यहाँ क्वेश्चन नहीं है। इसको इमानुअल वालस्टीन ने कोर और पेरीफेरी के कॉन्सेप्ट में बदला, जहाँ की कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में कैसे जो है कोर हो गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, और बाकी जो डेवलपिंग नेशन थर्ड वर्ल्ड हैं वो उसके पेरीफेरी बन गए हैं। इसको आप इवन एक कंट्री के इसमें भी रख सकते हैं कि कैसे मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे ये सब कोर बन गए हैं, बैंगलोर, और बाकी जो है पेरीफेरी है। मतलब कि डेवलपमेंट से नाता है कि कैसे कुछ एरिया जो है डेवलपमेंट को सोख लेता है और बाकी जो है अंडर डेवलप रहता है। तो मेरे अनुसार से ये अंडर डेवलपमेंट के लिए है। इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, और रिसर्च कर लीजिए, और इसको मैं रखूंगा मीडियम कैटेगरी में। विच ऑफ द 27 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यू सोशल मूवमेंट। न्यू सोशल मूवमेंट है क्या, जान लीजिए। इसको जो है न्यू पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्ल्ड में, मतलब कि 70s 80s के बाद जो है आया, जिसको पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड भी बोलते हैं, उसमें जो सोशल मूवमेंट हुए हैं विच इज नॉन मेटेरियलिस्टिक इशू को वो उठाते हैं, सच एज क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन, गे राइट्स, इकोलॉजी एंड मेनी अदर। उसको ओल्ड सोशल मूवमेंट्स इस मायने में अलग है कि वो लोग मेटेरियलिस्टिक इशू उठाते थे, लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिक्योरिटी। तो इसलिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो केवल एक ही, चूंकि आपको करेक्ट है पोस्ट मेटेरियल ओरिएंटेशन है इसका, तो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन आगे है, उसको भी हम लोग देखेंगे, इससे उसको सॉल्व कर सकते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन। इसको आप रख लीजिए मीडियम, क्योंकि ये
आप गेस भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट कैपिटलिज्म वाज गिवन बाय, ये इसको आप मीडियम रखिए क्योंकि प्रिंट कैपिटलिज्म एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। यदि आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, इवन यदि आप यूजी पीजी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये बेनेडिक्ट एंडरसन ने, सॉरी यहाँ कट गया है, बेनेडिक्ट एंडरसन ने ये दिया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी इमेजिन कम्युनिटी, जिसमें उन्होंने नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रिंट कैपिटलिज्म underlie a concept of nation as a group that forms an imagined community that emerges with a common language and discourse that is generated from the use of the printing press proliferated by a capitalist marketplace। उनका कहना था कि नेशन क्या है, कोई कंक्रीट चीज नहीं है, ये एक इमेजिन कम्युनिटी। आप इमेजिन करते हो कि आप एक कम्युनिटी हो, जबकि आप जानते भी नहीं हो एक दूसरे को, इतना दूर दूर का नाता आपका होता है। और वो इमेजिन कम्युनिटी बनाई जाती है किताबों से, मतलब लेख, न्यूज़पेपर, मास मीडिया, मतलब प्रिंट से उसको जनरेट किया जाता है कि हाँ हम एक नेशन है, हमारा एक इतिहास रहा है, एक खान पान रहा है, एक कल्चर रहा है। तो और वो जो प्रिंट से जो किताब और वो जो सर्कुलेशन होती है, न्यूज़पेपर होती है, वो सब कैपिटलिस्ट मार्केट प्लेस का ही तो वो फंक्शन है ना। आप जानते हैं न्यूज़पेपर कितना बड़ा कैपिटलिस्ट उद्योग है। तो उसको वो कहते हैं प्रिंट कैपिटलिज्म। इस पूरे फिनोमेना को कि कैसे प्रिंट के जो माध्यम से, अब तो वो सोशल मीडिया से बदल गया है समझ लीजिए, अब तो प्रिंट चला गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके थ्रू जो है आप नेशन को गढ़ते हैं, इमेजिन करते हैं, आप लोगों में बात फैलाते हैं कि हम एक नेशन हैं, मानो कि हम एक कम्युनिटी हैं। इसको प्रिंट कैपिटलिज्म बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको मीडियम रखिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसको मैं जाऊंगा एम एन रॉय, वैसे आप ज्योति बसु पे थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, छोटा मैं इसमें मार रहा हूँ। एम एन रॉय ने जो है ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद ग्रुप बनाया, और फिर 1925 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी तो उसके फॉर्मेशन में भी एम एन रॉय का बहुत बड़ा हाथ था। इसको आप मीडियम रख लीजिए। द फ्रेज पॉलिटिकल सिस्टम एज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, ईजी, ये मैंने कितनी बार बताया, यदि आप पॉलिटिक्स का डेफिनेशन देखेंगे तो पॉलिटिक्स इज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू इन सोसाइटी बाय हुम, जिसके पास पावर है। ये डेविड ईस्टन का था पॉलिटिक्स का डेफिनेशन। द टर्म थर्ड वर्ल्ड कम्स क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है थर्ड वर्ल्ड किसको बोलते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड हो गया यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप, उसमें आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी ले लीजिए, व्हाइट वर्ल्ड को। सेकेंड वर्ल्ड हो गया रेस्ट वाइल कम्युनिस्ट वर्ल्ड, यूएसएसआर जो पहले था और उसका जो पूरा सैटेलाइट नेशन, जिसको आप ईस्टर्न यूरोप कह लीजिए। और थर्ड वर्ल्ड पूरा रेस्ट ऑफ द दुनिया। इसमें आप पढ़ेंगे तो केवल एक ही मिलेगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी सब तो मिलेगा नहीं। ये मिल जाएगा आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को आप कह सकते हैं थर्ड वर्ल्ड, countries that were not aligned, colonies of European nations in Africa। देखिए इसमें थर्ड वर्ल्ड, अब इन दोनों थर्ड वर्ल्ड के अंदर आते हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड जो है वो अंडर डेवलपमेंट, बैकवर्डनेस को दर्शाता है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थर्ड वर्ल्ड में रहते हुए भी थर्ड वर्ल्ड टाइप का वो नहीं है, वो डेवलप हो रहे हैं। तो इसमें बेटर ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, वैसे आप और चेक कर लीजिएगा। इसको हम रखते हैं मीडियम के कैटेगरी में, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें हो सकती है। अब यहां पे देखिए एक और कंफ्यूजन, कंट्रीज दैट वेर नॉट अलाइंड विथ आइदर यूएसए और सोवियत यूनियन। लेकिन थर्ड वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री जो हैं उन दोनों की तरफ झुक गए थे, इसलिए ये ऑप्शन शायद सही नहीं है। 32 मैचिंग, चलिए मैचिंग गेम खेलते हैं। एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, इस बुक को तो कभी आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम पॉलिटिकल साइंस में यदि आप जाते हैं तो इन दो बुक को आप नहीं भूल सकते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। एंड ऑफ हिस्ट्री जो है फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखा था, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, उनका कहना था कि अब सोवियत संघ के विघटन के बाद और फासिज्म के खत्म होने के बाद बस कोई भी जो है आइडियोलॉजिकल वॉर या डिस्प्यूट खत्म हो गया है। लिबरलिज्म एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी या लिबरल कैपिटलिज्म कह लीजिए और लिबरल डेमोक्रेसी, ये जो है एंड ऑफ हिस्ट्री है। फ्रांसिस फुकुयामा, ए का 4 तो ए का 4 2 में है, ये दोनों आपको कट गया। अब दूसरा क्लास ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल हंटिंगटन ने लिखा है, आपको पता है, तो सी का 2, तो सी का 2 से यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नहीं बना, इसलिए इसको मीडियम रख लीजिए। तो एक और हमको चाहिए। अब यहाँ पे है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, जो है ये हांस मर्गेंथाउ ने लिखा है, तो डी का 3।
तो डी का 3 यहाँ पे है और यहाँ पे, तो आप सी जो है वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। लेकिन इसको मीडियम कहना मेरे अनुसार से गलत होगा। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको इजी में रखिए। हु रोट द बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूजीसी नेट के हिसाब से ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये बुक लिखा है। Who made the following statement? Political socialization are those developmental process by which political culture are formed, maintained and change. अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, आप रिसर्च कर लीजिएगा, लेकिन आई विल गो जो मेरे पास्ट नॉलेज है, मैंने इसके लिए स्पेसिफिक रिसर्च नहीं किया, मैं गैब्रियल एलमंड के साथ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एलमंड ने जो है ये इनपुट फंक्शंस दिया था कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होती है इनपुट फंक्शन इन पॉलिटिकल सिस्टम। आपको पता है पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट इन सब फॉर्म में जाती है, आउटपुट इस फॉर्म में निकलती है, रूल, पॉलिसी, लॉ। ये गैब्रियल एलमंड का कहना है, वैसे ईस्टर्न ने ये पॉलिटिकल सिस्टम का दिया था, उससे उन्होंने इनपुट आउटपुट अप्रोच करके निकाला। अब चूंकि पॉलिटिकल कल्चर की भी बात यहाँ पर, पॉलिटिकल कल्चर पे एलमंड ने काफी काम किया, इसलिए आई विल गो विथ सी, बट इसमें जाइएगा, ये मीडियम में आता है और क्वेश्चन मार्क में आपको कर रहा हूं। यहाँ पे चलिए मैचिंग गेम खेलते हैं। टी एच ग्रीन, आप बहुत ही फेमस इंग्लैंड के फिलोसफर हैं, आइडियलिस्ट। तो यहाँ पे आप आइडियलिज्म से इनको बिल्कुल जोड़ दीजिए। मोरल इथिक्स, आइडियलिज्म की जहां बात आती है पॉलिटिक्स में, वो टी एच ग्रीन को प्लेटो की तरह याद कीजिए या एरिस्टोटल की तरह। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 जो है यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों को हमने चलिए खत्म कर दिया। तो 50-50 गेम खेल लिया। जेरेमी बेंथम, यूटिलिटेरियनिज्म, तो बी का 4, तो बी का 4 दोनों में है, तो बात बनी नहीं। जॉन लॉक नेचुरल राइट के प्रोपोनेंट हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, तो सी का 1, तो सी का 1 यहाँ है, इसलिए सी ये हो जाएगा। और ड्यूई जो है, जॉन ड्यूई, एक बात याद रखिए, जॉन ड्यूई जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ये अंबेडकर के गुरु थे, टीचर थे, उनसे ये बहुत प्रभावित थे अंबेडकर, और ये प्रैग्मेटिज्म के जो हैं काफी एडवोकेट रहे हैं, या जनक या प्रोपाउंडर रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म इन पॉलिटिक्स। नेशनलिज्म इन लैटिन अमेरिका इज रेफर्ड टू एज द फॉलोइंग। ये कॉमन सेंस से मैं कह रहा हूं कि अब इसमें देखिएगा सिविक नेशनलिज्म हो नहीं सकता। सिविक नेशनलिज्म इज ए काइंड ऑफ जहां पे कि बहुत अच्छी नेशनलिज्म की फीलिंग है जो कट करती है इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन के ऊपर, एक्चुअल जिसको कि नेशन का जो फीलिंग होती है। कल्चरल नेशनलिज्म आपको पता है, जैसे कि इंडिया में अभी एक बहाव है कि हिंदू कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब कल्चर से जो नेशनलिज्म आती है, वो भी नहीं कहा सकता है। लैटिन अमेरिका में मल्टी कल्चर है। क्रेओल नेशनलिज्म आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। मेरे अनुसार से इट इज पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म, जो आपने देखा कि डेरिवेटिव डिस्कोर्स है, दैट इज नॉट ए मेन डिस्कोर्स। आई विल गो विद डी, बट क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूँ। इसको आप मीडियम कैटेगरी में रख सकते हैं या डिफिकल्ट भी रख सकते हैं। चलिए डिफिकल्ट कर लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू एंटोनियो ग्राम्स्की, एंटोनियो ग्राम्स्की पता है, उन्होंने कल्चरल हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका कहना था कि सिविल सोसाइटी वो एरिना है जहाँ पे हेजेमनी क्रिएट की जाती है, जो सुपर स्ट्रक्चर में होता है। मार्क्सिस्ट के अनुसार ये बेस है और ये सुपर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिविल सोसाइटी सारा गेम खेलती है। सिविल सोसाइटी इज प्राइमरली गियर टू द जनरेशन ऑफ द फॉलोइंग। वो जनरेट क्या करती है? कॉन्सेंट। इसको उन्होंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट। मतलब वहां पे थ्रू डिस्कोर्स, थ्रू मीडिया, आपने प्रिंट मीडिया भी देखा, थ्रू डिस्कोर्स, थ्रू पब्लिक ओपिनियन, थ्रू काइंड ऑफ मैसेजिंग, नैरेटिव, स्टोरी, इससे जो है वो एक क्रिएट करती है हेजेमनी, जिससे कि रूलिंग क्लास जो है लगातार बरसों बरस बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी ऑब्जर्वेबल कॉन्फ्लिक्ट के, जिसको थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर बोलते हैं, उससे शासन करते रहती है। इसको ग्राम्स्की ने अपने प्रिजन नोटबुक में कहा कल्चरल हेजेमनी का कॉन्सेप्ट। तो इसको चलिए आप इजी कैटेगरी में रखिए यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। Who among the following identify political development with the institutionalization of political organization and procedure? ये आपको मीडियम लगेगा, लेकिन यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आसान भी लगना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के जितने थ्योरिस्ट हैं, लूसियन पाई से लेके डेविड एप्टर, ऑर्गेन्स्की, जेम्स कोलेमैन और रोस्टोव, सबको आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत उन्होंने क्या बुक लिखा है। उसमें जो हटिंगटन ने जो बुक लिखा है वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, जिसमें उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आप मान सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब
ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या है? जब आपका पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्रेसिडेंट का ऑफिस, सीएजी और जितने भी और इंस्टीट्यूशन जो आप डेमोक्रेसी के आप समझ सकते हैं, कोर्ट एंड अदर्स, वो बहुत बहुत स्टेबल हो जाए, बहुत वो इंडिपेंडेंट काम करने लगे, मजबूत हो जाए पिलर के जैसा, जिसको कोई सबवर्ट नहीं कर सके कोई गवर्नमेंट, तो आपका वहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। और उनका कहना था कि उसी तरह से जो मास मोबिलाइजेशन होता है कि लोग सड़कों पे आ जाते हैं, जैसे अभी किसान लोग आ गए, सीए के लिए आ गए, वो एक तरह से डीके को दिखाता है। और इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। और उनका कहना था कि जब जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आपका कोप अप नहीं करेगा ना ये मास मोबिलाइजेशन से, तो आपको डीके की तरफ जाएंगे। जब वो कोप अप करता है, इंस्टीट्यूशन संभाल लेता है इन सब सिचुएशन को, तो लोग सड़क पे नहीं आते हैं, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। बेसिकली उनका ये कहना था। तो सैमुअल हंटिंगटन, कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल एंड करप्ट वाज, ये इसको मैं बिग लगा रहा हूं, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हुआ। देखिए मैं अपने नॉलेज से कर रहा हूं, कोई इस पे रिसर्च मैंने नहीं किया और आप कर भी नहीं सकते कहां से इन्होंने अपने लिया है ये। लेकिन आपको पता है, मैंने आपको एरिस्टोटल पढ़ा है। एरिस्टोटल में जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं 158 स्टेट को, और कहते हैं कि जैसे मोनार्की जो है वो आइडियल है, और उसका जो परवर्टेड रूप है या करप्टेड रूप है वो टिरेनी है। उसी तरह जो जो नेक्स्ट जो है एरिस्टोक्रेसी जो है वो आइडियल है, फ्यू रूल करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनी, लेकिन जो ओलिगार्ची है वो उसका परवर्टेड है। इसी तरह से पॉलिटी जो है आइडियल है और डेमोक्रेसी परवर्टेड या करप्टेड है। तो आई विल गो विथ एरिस्टोटल। अब आप बाकी इसमें क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, इसको आप मीडियम रख सकते हैं या डिफिकल्ट भी रख सकते हैं। द फोर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मेरे अनुसार से इजी क्वेश्चन है। फोर बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोथार गुलिक ने दिया था। 4P भी कहते हैं, प्रोसेस, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। इससे आप ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, लोथार गुलिक। वैसे चलिए मैं छोटा क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने नॉलेज से कह रहा हूं, मैंने इसके लिए कोई रिसर्च नहीं किया है। मार्क्स विजुलाइज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यहाँ पे तो मैं बिग क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मैंने इसमें रिसर्च करने की कोशिश की। ये दोनों जगह मिलता है। उन्होंने हेगल के भी आइडिया पे ब्यूरोक्रेसी को लिया है, तो हेगल ने तो प्रूसियन स्टेट से लिया था, लेकिन खुद उन्होंने जितना रिसर्च किया ब्यूरोक्रेसी पे, वो सिविल वॉर इन फ्रांस एंड 18th ब्रूमरायन, सारा जो है उन्होंने फ्रांस पे किया, इसलिए आई विल गो विथ फ्रेंच सिचुएशन। लेकिन चलिए इसको डिफिकल्ट में मारते हैं, आप उसको और रिसर्च कर लीजिएगा। लेकिन इस पे कोई रिसर्च जरूरत नहीं है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हर्बर्ट साइमन का ये एक सेमिनल बुक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए जहां भी डिसीजन मेकिंग यदि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आए, वहां आप साइमन को याद कीजिए, जिन्होंने की जो रैशनल डिसीजन मेकिंग का थ्योरी दिया, उसी में उन्होंने सेटिस्फाइंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैन एंड बाउंडेड रैशनलिटी, इन सब का कॉन्सेप्ट उसमें उन्होंने दिया, जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। 43rd number question, which one of the following according to Charles Lindblom occurs in administrative decision? देखिए जहां भी डिसीजन मेकिंग में लिंडब्लॉम का नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। ये ना इंक्रीमेंटल डिसीजन मेकिंग मॉडल के समर्थक हैं, इंक्रीमेंटलिज्म कहते हैं। इनका कहना है कि डिसीजन इस टाइप से होता है, मतलब जैसे कोई डिसीजन लिया गया, कोई पब्लिक पॉलिसी बनाई गई, तो उसमें बहुत थोड़ा चेंज होता है टाइम के साथ। ऐसा नहीं होता है कि चेंज इस टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे बजट ले लीजिए, आप हमेशा सक्सेसिव कंपैरिजन करते हैं, उससे यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन होता है डिसीजन मेकिंग में। पास्ट डिसीजन से थोड़ा बहुत कंपेयर करके, टिंकरिंग करके आप डिसीजन करते हैं। तो यदि आपको इंक्रीमेंटलिज्म पता है तो आप इंग्लिश से जैसे उसको खोज लेंगे, फिर वो कॉमन सेंस क्वेश्चन हुआ था, इसलिए ये मीडियम है, नॉट टफ। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर पॉलिसी इमिनेट अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। अब ये मैं कॉमन सेंस से ही बना रहा हूं इसको, कि पब्लिक पॉलिसी है तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऑथोरिटी, रिलेवेंस, अब नन तो छोड़ दीजिए। तो एक ही हमको इसमें रिलेवेंट दिखता है, वो है पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन तो मैं करने वाला ही नहीं हूँ, आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये इतना रोट लर्निंग अरबिट है। अब देखिए कि कैबिनेट ने कौन से प्रोग्राम को ऑल इंडिया में फैलाने का डिसीजन लिया, आप बिल्कुल इंटायरली आपके लिए मैं छोड़ता हूँ ये। द नोडल एजेंसी फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इन इंडिया इज, ये क्वेश्चन आसान है। ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है।
जो सेंसस भी कराती है हर 10 साल पे, और उन्हीं को कहा गया है एनआरसी करने के लिए। ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें अभी ठप है, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। इवन 2021 का सेंसस पर भी अभी कोई खास नहीं चल रहा है। शायद जो वो सीए एनआरसी को लेके जो इतना बड़ा कंट्री में मुद्दा बना, उसके चलते अभी गवर्नमेंट ने उन सबको बैक बर्नर पे रख दिया। एनआरसी में भी कुछ नहीं हो रहा है, एनपीआर पे भी कुछ नहीं हो रहा है, सीए पर भी पता नहीं क्या हो रहा है। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, ये आसान होना चाहिए, मीडियम है, ये सब तरह के मिशन को जरूर जानना चाहिए आपको। इंडिया का इस जो अभी मिशन मेडिकल के लिए लाया गया, आयुष्मान भारत है या स्वच्छ भारत मिशन है, उसी तरह से इंद्रधनुष मिशन, इन सब को भी आपको पता होना चाहिए। इंद्रधनुष मिशन जो है वो चाइल्ड वैक्सीनेशन पे, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए। तो मीडियम में इसको रख लीजिए, इसको इजी में रख लीजिए। 48 नंबर, अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन का नाम लिया, यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है, वैसे ये मिनिस्ट्री अब है ही नहीं, ये है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसके तहत ये आता है। तो चलिए ठीक है, इसको कर लीजिए। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आपको जानने, आपको बहुत मुश्किल है, और आपको जानने की जरूरत भी नहीं। इतना आसान क्वेश्चन इस पेपर में है कि जितने में मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ या डिफिकल्ट बोल रहा हूँ, ऑर्बिट बोल रहा हूँ, वो माइनॉरिटी में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है, ये आसान क्वेश्चन है, इजी। क्योंकि आप देखिए हचिंगटन जो है, अब देखिए पैरेटो जो है, उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ इलीट का कॉन्सेप्ट दिया है। ये मैंने कितनी जगह आपको बताया है, आगे मैं एक टेबल में भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ देखिए सी का 2 यदि आप देखेंगे तो एक ही में सी का 2 है, आपका काम ही बन गया, बाकी आपको जानना ही नहीं है। अब आप बस आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि ए का 4 होगा, तो कार्ल ड्यूस ने जो है वो रिसेप्टर, जो उन्होंने साइबरनेटिक का कॉन्सेप्ट दिया था ना, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें रिसेप्टर आता है, मतलब पूरा कंप्यूटराइज टाइप का उन्होंने एक सिस्टम दिया था, जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो होती है। तो यहाँ बी का जो है 1 हो जाएगा। हटिंगटन जो है वो मॉडर्नाइजेशन एज मल्टीफेसेट प्रोसेस, एंड डेविड ईस्टन जो है वो गेट कीपर का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। मतलब गेट कीपर मतलब इनपुट फंक्शंस के लिए जो गेट कीपर होते हैं, उनका कहना था कि पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट ग्रुप, ये सब गेट कीपर होते हैं जो इनपुट फंक्शन अभी आपने देखा। एनीवेज उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट आपको मैं ये बता रहा हूं ट्रिक कि देखिए केवल एक जानने से 1/4, मतलब इसको 1/4 मैचिंग ट्रिक बोलते हैं, एक जानने से आपका काम बन जाता है, इसीलिए आसान है। बहुत सारे में 2/4 होता है, 2 जानने से आपका काम बनता है, किसी किसी में ही केवल 3 या 4 जानना होता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। Who wrote the book The Functions of Executive? वेरी इजी, क्योंकि ये इतना ज्यादा बार पूछा जाता है। वैसे मतलब ये तो बहुत आसान है, चेस्टर बर्नार्ड। इसी से जुड़ा हुआ है एमपी फॉलेट का जो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इससे थोड़ा कम लेकिन पूछा जाता है। एक और कॉन्सेप्ट जो बर्नार्ड से रिलेटेड बहुत फेवरेट है क्वेश्चन सेटर का, वो है कि जोन ऑफ इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो भी चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय, अब ये क्वेश्चन मेरे लिए मतलब एक मुझे नहीं लगता कि अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट टेलर ने भी दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हेनरी फायोल ने भी दिया, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैक्स वेबर ने भी दिया, ब्यूरो, ये सबको ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है सबको क्लासिक थ्योरी कहा जाता है। यदि नॉट कहा जाता तो ठीक है, यहाँ मैस्लो जो है जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड दिया, लेकिन आई डोंट नो, इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय वॉज डेवलप्ड बाय, आपको पता है कि मैंने पढ़ा है, जॉन रस्किन ने एक बुक लिखा था ऑन टू द लास्ट, इससे गांधी जी इतने प्रभावित हुए, उन्होंने उसको गुजराती में ट्रांसलेट किया, बाद में सर्वोदय का नाम से इन्होंने जो है उसको प्रिंसिपल को अपनाया। तो सर्वोदय जो है मतलब सबका वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ ऑल। ऑन टू लास्ट मतलब जो पंक्ति में जो अंत में जो खरा आदमी जो अंत्योदय कभी निकलता है, उसके बारे में भी सोचना। Which of the following defined administration as the organization and use of man and material to accomplish a purpose? आपको man material दे दिया जाता है, आपको एक गोल है, आप उसको मार्शल करके एक गोल को अचीव करें, इसको एडमिनिस्ट्रेशन। फेलिक्स नेग्रो ने कहा ये डिफिकल्ट है, जानना मुश्किल है इस टाइप का, किसने क्या कहा, ये बहुत आसान, मैं इसको आसान कहूंगा। Which one of the following pair is wrongly matched? Very difficult question, सबसे पहले तो डिफिकल्ट मार लीजिए, क्योंकि इसमें मैस्लो ने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी दिया है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैस्लो का जो है वो नीड थ्योरी है, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। तो यदि आप ये जानते हैं तो चलिए इसको मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि ये
आपके लिए जानना बहुत आसान है, तो चलिए इसको मीडियम कर देते हैं कि मैस्लो ने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी नहीं दिया है। किसने दिया है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी? ये दिया है हर्जबर्ग ने। हर्जबर्ग ने दिया था हाइजीन मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। क्या था? इसको टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। उनका कहना था कि कुछ फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते हैं जैसे कि लंच ब्रेक, सीटिंग अरेंजमेंट, लाइक लाइट, हीट, इस टाइप का जो होते हैं वो हाइजीन फैक्टर है। वो यदि आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी लेबर की, बढ़ेगी नहीं। यदि देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, लाइक आप रिकॉग्निशन है कि, और सोशल ग्रुप वहां पे जो बनती है, आप सैलरी कंपनसेशन के फॉर्म में दें, रिवॉर्ड दें, तो वो सब देने से आपका जो है मोटिवेशन बढ़ता है। और उसमें वो यदि आप बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब कुछ फैक्टर ऐसा है जो केवल आपको या तो प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करेगी, घटाएगी, और कुछ फैक्टर ऐसा है जो कि बढ़ाएगी। तो इसी को टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग ने कहा था। मास्लो ने जो है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी दिया था। आपको पता होगा कि कैसे कैसे नीड जो है बढ़ती है, पहले रोटी कपड़ा मकान, फिर सोशल बिलोंगिंगनेस, लव, उसके बाद फिर पावर, सेल्फ स्टीम, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस तरह से ह्यूमन का नीड जो है हायरार्की में ऊपर बढ़ता है। ये मैस्लो का कहना था। ये सब सब साइकोलॉजिकल या साइको एनालिटिक थ्योरी है। इसके अलावा ये तीनों सही है। जब एक गलत है तो आपको बाकी तो सब सही होगी। यहाँ पे मैं मैनेजरियल ग्रीड थ्योरी में केवल आपको बता रहा हूँ। ह्यूमन ग्रुप जो है, ये बुक लिखा था हॉमन्स ने। ये देख लीजिए मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी जो इन्होंने दिया था ब्लैक एंड माउंटेन ने। ये मजेदार था इसलिए मैंने यहाँ दे दिया। वैसे तो आपको बताने में शायद टाइम ही जाएगा। चलिए मैं छोड़ देता हूँ, अभी टाइम जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा नेट पे। रीजन एजर्सन एजर्सन हर्बर्ट साइमन रिजेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमाइजिंग डिसीजन। बिल्कुल उन्होंने कहा था कि मैक्सिमाइज थोड़ी कर सकते हैं आप, जो है सेटिस्फाइसर होते हैं, मैक्सिमाइजर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाउंडेड रैशनलिटी होती है। ये भी ट्रू है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो मैं ए के साथ जाऊंगा। The view that relation between and among states are essentially strategic rather than social। अब इस टाइप का जब लगे कि स्ट्रैटेजिक रिलेशन स्टेट का, तो आप रियलिज्म के अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं। बाकी आप ये उल्टा होगा। सोशल जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट देखेंगे, मार्क्सिस्ट तो चलिए छोड़ दीजिए, लिबरल तो ऐसा कहेंगे नहीं। लिबरल तो कहेंगे कि काफी इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है बिटवीन स्टेट। 57 number question. Post-colonial critique of the Western Enlightenment that uncovered its link to colonialism was developed by। मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि मैं एडवर्ड सेड के साथ जाऊंगा। लेनिन कॉलोनिज्म से पहले ही आके चले गए, ग्रामस्की कॉलोनिज्म खत्म होने से बहुत पहले चले गए, वॉलस्टेन जो है उनका नाता सीधा कॉलोनिज्म से है नहीं, उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया। एडवर्ड सेड ने ओरिएंटलिज्म लिखा, जहां पे कि पोस्ट कॉलोनियल बात वो काफी करते हैं, इसलिए एडवर्ड सेड जो है इसमें होगा, और ये मीडियम पे आप रख सकते हैं। द नेम ऑफ रिचर्ड स्नीडर। रिचर्ड स्नीडर को आप कभी भूल नहीं सकते इंटरनेशनल रिलेशन में डिसीजन मेकिंग थ्योरी के लिए, तो मीडियम में इसको आप रख लीजिए। यदि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्नीडर एक नाम आपको डिसीजन मेकिंग थ्योरी में रखना है, तो स्नीडर को याद रखना है। द वर्क कैसिनो कैपिटलिज्म किसने दिया था? ये भी मीडियम है, इनको आप भूल नहीं सकते हैं, सुजान स्ट्रेंज को, जिन्होंने कैसिनो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। ये सब मतलब ऐसा है जो कि फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब आप बिना उसके जाने हुए कैसिनो कैपिटलिज्म क्या है और नहीं है, आप ये सबको याद रख सकते हैं। ये चूंकि मैचिंग है, मैं पहले ही इसको जो है इजी बना देता हूं, क्योंकि ये इसमें काफी ऐसे हैं जो कि जैसे प्रिजन नोटबुक। अब एंटोनियो ग्राम्स्की लिखा है, ये इतना आसान है, डी का 3, तो डी का 3 और एक ही में डी का 3 है। अब इससे आसान क्या हो सकता है? 1/4 है ये। अब बाकी आप मैच कर लीजिएगा। इन लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म, वेरी वेरी इजी। यदि एक ऑफेंसिव रियलिस्ट का आपको नाम याद रखना है तो जॉन मैर्सियमर है। और ऑफेंसिव रियलिज्म क्या होता है? जहां पे कि ये माना जाता है कि स्टेट आर पावर मैक्सिमाइजर। मतलब देखिए, पावर जितना ज्यादा होगा सिक्योरिटी उतना ज्यादा होगा। जो डिफेंसिव रियलिस्ट हैं, लाइक जर्विस टाइप के, रॉबर्ट जर्विस टाइप के, वो कहते हैं कि स्टेट आर बेसिकली सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। स्टेट जो है, नेशन स्टेट, अपने सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, पावर उसका मीन्स है, वो पावर मैक्सिमाइजर नहीं है। तो डिफेंसिव रियलिज्म उतना ऑफेंसिव नहीं है। और पावर यदि मैक्सिमाइजर स्टेट को आप विजुलाइज करेंगे जैसे मैर्सियमर करते हैं, तो आप ऑफेंसिव रियलिस्ट हो जाते हैं। वैसे में आपका जो पॉलिसी होगा, फॉरेन पॉलिसी, वो ऑफेंसिव होगा। इजी। द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड इज एसोसिएटेड विद। ये भी एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको मीडियम मारता हूं, ऐसे तो अब मुश्किल हो सकता था। मैकिंडर ने एक लिखा था 1904 में, द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री।
मतलब कैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री को डिसाइड करती है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो ईस्टर्न यूरोप का जो लैंड है, मास लैंड, वो पाइवट है, वो हार्टलैंड है, उसको जो जीतेगा वही आइलैंड, जो उसके पूरे जो यूरोप का आइलैंड है उसको जीत लेगा। तो ठीक है, चलिए मीडियम में रखिए। द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स ब्रिक्स ने बैंक अपना बनाया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चलिए ये तो रोट लर्निंग है, इसको आप डिफिकल्ट कह सकते हैं क्योंकि इस टाइप का तो मुश्किल होता है, लेकिन चलिए संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये क्वेश्चन आसान है, आयरन कर्टन। आयरन कर्टन यदि आपने इंटरनेशनल रिलेशन को ठीक से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता है कि विंस्टन चर्चिल ने अपने एक भाषण में कहा था कि ए आयरन कर्टन नाउ हैज डिसेंडेड ऑन टू यूरोप। मतलब जैसे कि आयरन कर्टन क्या हुआ, जो ईस्ट और वेस्ट यूरोप को जो बांट दिया गया, वेस्ट यूरोप कैपिटलिस्ट, ईस्ट यूरोप कम्युनिस्ट, वो आयरन कर्टन विंस्टन चर्चिल ने कहा था। यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी से फॉर्म हुआ था? वो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी है, जो मैस्ट्रिक्ट एक शहर है नीदरलैंड में, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन? ये क्वेश्चन, इसको चलिए इसको आप रख लीजिए इजी, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा बहुत फेमस मतलब ये पॉइंट है, या मीडियम रख लीजिए, इजी टू मीडियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आईएमएफ को यदि आप पढ़ेंगे आप अटक जाएंगे आईएमएफ में। तो आईएमएफ जो है और वर्ल्ड बैंक, ये यूएन की एजेंसी नहीं है, ये ब्रेटन वुड के कॉन्फ्रेंस से निकली हुई दो संस्था, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, जो 1944-45 में ब्रेटन ब्रेटन वुड नाम के का जो शहर है अमेरिका में, वहां पे हुआ था। चूंकि ये यूएन के साथ नहीं है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है, पूछा भी जाता है कि विच ऑफ दीज आर ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड जो है एक एक्सचेंज रेट का एक रेजीम था जो कि टूट गया 1973 आते में, वहां सोने से जो है डॉलर को पैक किया गया था। तो वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है यूएन की स्पेशल एजेंसी नहीं है। और यहाँ तो नॉट एक ही खोजना है, तो बाकी सब है, डब्ल्यूएचओ, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, आईएलओ, ये सब जो है स्पेशल एजेंसी है, लेकिन आईएमएफ वर्ल्ड बैंक नहीं है। वर्ल्ड बैंक को भी यहाँ आप लिख सकते हैं, इजी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लासिकल लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। अब जानते हैं आप क्लासिकल लिबरलिज्म जो लॉक ने दिया था, उसमें स्टेट को एक नाइट वॉचमैन माना जाता है, इंडिविजुअलिज्म को माना जाता है। वेलफेयरिज्म क्यों माना जाएगा? ये तो मॉडर्न लिबरलिज्म में है जो रॉल लेकर के आए। वेलफेयरिज्म मतलब है स्टेट अपना पांव पसारता है, वेलफेयर सर्विसेज देता है, फ्री अनाज, फ्री गैस सिलेंडर, फ्री आवास एंड फ्री फ्री फ्री। तो वो वेलफेयरिज्म जो है कोई नाइट नाइट वॉचमैन स्टेट कैसे कर सकता है, इसलिए ये तो होगा नहीं। और फ्री मार्केट भी रख सकते हैं आप, तो 1 2 4 मेरे हिसाब से ये होगा। वैसे आप कंफ्यूज कर सकते हैं 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे इन दोनों में कंपटीशन है, लेकिन आई विल गो विद डी। लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क छोटा सा लगा रहा हूं कि फ्री मार्केट होगा या नहीं, मेरे अनुसार से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डिक्लेयर्ड अफ्रीका एज ए न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन? एकदम डिफिकल्ट अरबिट क्वेश्चन, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट नैम समिट, लेकिन आपको बिल्कुल जानना है, नहीं जानते हैं तो गलत है। 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेद यूगोस्लाविया की राजधानी होती थी, जो यूगोस्लाविया 5-6 कंट्री में टूट फूट करके गायब हो चुका है। आपको ये भी पता होना चाहिए कंपटीशन के लिए मेरे सभी स्टूडेंट को कि 5 फाउंडिंग मेंबर जो नैम के थे, वो जोसेफ ब्रेस टीटो थे यूगोस्लाविया के, इनके नाम पे जो है दिल्ली में रोड भी है, जवाहरलाल नेहरू इंडिया, गमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट, इनके नाम पे भी इंडिया में रोड है, दिल्ली में सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया, और क्वामे निक्रुमा फ्रॉम घाना। ये 5 फाउंडिंग मेंबर थे। ये पूछा जाता है इंडियाज नेक्स्ट स्टेप, तो इसको आप इजी रख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रिपीट क्वेश्चन है, आपके ही सेट से आया हुआ, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। कॉमन सेंस से आप इसको कर सकते हैं, इसको आप आसान रख सकते हैं या इजी टू मीडियम रख सकते हैं। द आइडिया ऑफ नेचर एज ए हॉस्टाइल पावर, मैं इसमें 2 लगा रहा हूं, मैंने काफी खोजा, मुझे कुछ मिला नहीं। काफी खोजने का मतलब होता है 2 से 3 मिनट का रिसर्च, लेकिन मुझे मिला नहीं। यदि मुझे जाना होगा, मैं कुछ मार्क करूंगा, तो परहैप्स मैं अगेन आई विल गो विथ, देखिए नेचर एज हॉस्टाइल पावर, ये हॉस्टिलिटी में वंदना शिवा के साथ तो जोड़ नहीं सकता। इको फेमिनिज्म जो है कभी नेचर को हॉस्टाइल पावर नहीं मानेगी।
राजेंद्र पचौरी जो हैं वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट रहे हैं, ये भी नहीं मानेंगे कि नेचर एक हॉस्टाइल पावर है। गीता थर्नबर्ग क्यों बोलेंगे कि नेचर एक हॉस्टाइल पावर है? तो एक ही इसमें है जो बचता है जिसको कि हम इसे एसोसिएट कर सकते हैं, इसलिए आई विल गो विथ दिस लाइक दिस, आप समझिए, बट आई एम मेकिंग ए क्वेश्चन मार्क एंड आई एम नॉट श्योर। लेकिन आई एम वेरी मच श्योर अबाउट सागरमाला प्रोजेक्ट, जो कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने का है, कि पूरा एक सागर माला बना दे जो इंडिया का पोर्ट्स हैं। तो एक ही केवल इसमें बैठता है, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंप्रूव द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इंडियाज वाटर वे एंड कोस्ट लाइन अलोंग विद इट्स पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। द सर क्रीक जो है क्या है जान लीजिए। सर क्रीक इज ए 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर। रैन ऑफ कच्छ जो डेजर्ट है उसमें एक स्ट्रिप ऑफ वाटर है, एक रिवर जैसा है जो रैन ऑफ कच्छ में है। इसको लेकर के जो है इंडिया और पाकिस्तान झगड़ते रहते हैं। तो जितना भी इसमें काला पानी, सुप्ता और कच्छतुबू आइलैंड एंड ऑल, जो इंडिया श्रीलंका के बीच में, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो है, एंड इंडिया नेपाल के बीच में जो है, इन सब का जो नेम है वो मैं अपने गाइड में लिखता रहता हूँ, उसको याद कर लीजिए। जैसे रोट लर्निंग एंड सेटर आर वेरी हैप्पी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक है, इंडिया नेपाल के बीच में काला पानी है, तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में ये डिस्प्यूट है, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में उस आइलैंड को लेकर। दीज आर द वेरी फेवरेट क्वेश्चन। जब आपको पता है कि सब फेवरेट क्वेश्चन, तो रटने में क्या प्रॉब्लम है? तो इसको चलिए मीडियम कर लेते हैं, इसको हम इजी कर लेते हैं। सागरमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 74 विच कंट्री आर मेजर क्रूड ऑयल सप्लाई टू इंडिया। अभी इन्होंने कब से लिया, इन्होंने कुछ देखा नहीं, अभी हाल का, ये पुराना कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया सेटर ने। अभी तो इराक के बाद जो सेकेंड है वो यूनाइटेड स्टेट हो गया है इंडिया का सप्लायर। अब यहाँ तो यूएसए कहीं इसमें फॉलो ही नहीं करता है। थर्ड पे जो है नाइजीरिया है, फिर यूएई है, और फिर कुवैत है। तो क्या कहा जाए इसको? आप चलिए ए कर लीजिए, लेकिन इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने पुराने से कॉपी पेस्ट कर लिया। इराक टॉप पे है, इतना कह सकते हैं। रीजन एजर्सन पे आइए। ग्रेट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ओरिजिनेटेड एज सबाइन पुट इट इन द इंटरस्टाइस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब यूजीसी नेट में आया हुआ है। ये उन्होंने कहा था अपने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में। मतलब इंटरस्टाइस क्या मतलब? क्रॉस रोड पे, जहां जहां वैसे पीरियड में जहां पे कि बहुत अपहिवल होता है सोशल पॉलिटिकल में, वहीं पे बहुत सारे थ्योरी निकलते हैं। जैसे आप देखिए पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मार्क्स और मिल और कितने सारे लोग लेकर के आए। देयर इज नो डिसइंटरेस्टेड पॉलिटिकल थ्योरी। बात सही है, इसीलिए तो ऐसा होता है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक तरह का डायलॉग होता है उस समय के सोशियो पॉलिटिकल सोशल क्राइसिस को सॉल्व करने या अपना व्यू रखने के लिए। इसलिए ये ए है, दोनों ही सही है, ए है। रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम यूजीसी नेट। ये हम चलिए इसमें गेम खेलते हैं, इसको आसान पहले रख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत नोन है। अब देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हम लोग सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, तो ए का 3, तो यहाँ पे ये टिक मार लीजिए, ये मार लीजिए। अब यहाँ आप देखिए हिंद स्वराज गांधी जी, कौन भूल सकता है इसको? डी का 2, तो डी का 2 इसमें है और इसमें है, तो इससे बात बनी नहीं, इसलिए ये मीडियम कर लीजिए इसको, क्योंकि ये 2/4 से भी नहीं हुआ, इसका मतलब हमको 3/4 जानना है, इसलिए ये मीडियम हो गया। अब आपको पता है इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, और इंडिया इन ट्रांजिशन एम एन रॉय ने। अब आप मैच कर लीजिएगा, तो यदि इंडियन स्ट्रगल सी का 4 देखिए, तो सी का 4 इसमें है, इसमें है, तो आपको सी जो है सही हो गया। तो ठीक है, चेक कर लीजिए। मतलब 3/4 है, इसलिए ये मीडियम टू टफ हो सकता है, मीडियम टू डिफिकल्ट। द सॉवरेन प्रिंस इज अकाउंटेबल ओनली टू गॉड। ये जीन बॉडिन ने कहा था। जीन बॉडिन फ्रेंच थे, इन्होंने मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। मोनिस्टिक मतलब कि सॉवरेंटी एक है, अकेला है, कोई उसको डिवाइड नहीं कर सकता, अनडिवाइडेड अनएलिनिएबल सुप्रीम पावर जिसके पास में है। बॉडिन डिफाइन करते हैं, sovereignty is the absolute and perpetual power, मतलब continuous perpetual power of commanding in a state and a supreme power over citizen and subjects unrestrained by law। जो sovereign होता है उस पे लॉ लागू नहीं होता है बोधिन के अनुसार। तो ये बोधिन का कॉन्सेप्ट था। बाद में जीन ऑस्टिन ने भी जो है मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी दिया था। जीन बोधिन को याद कर लीजिए, फर्स्ट टू गिव मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी इन मॉडर्न टाइम। उन्होंने ही अपने बुक में कहा था सॉवरेन प्रिंस इज अकाउंटेबल ओनली टू गॉड। वो लॉ से ऊपर है, कानून से ऊपर है, यहाँ भी वही बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फेसाइज्ड इन अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र आपको पता है कि प्रैग्मेटिक टेस्ट है, रियलिस्ट टेस्ट है, तो इसमें क्या
प्यूरिटी ऑफ मीन्स कभी होगा डिओन्टोलॉजी की, मतलब कि आपको जो है माध्यम जो है या मीन्स जो है वो भी आपको मोरल अपनाना है, मोरलिटी से दूर है, ये मैकियावेलियन है, इसलिए ये यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी। pragmatist, realist अर्थशास्त्र। Who among the following advocated partyless democracy? Very very repeated question. Very easy इसलिए बन जाता है कि repeated है, ये जयप्रकाश नारायण ने कहा था। In his concept of the ideal state, Plato employs the term appetite, which refers to, ये बहुत ही confusing question है, मैं को बोलूंगा। उन्होंने तीन जो है element of soul बोला था, reason जो कि रूरल के लिए अप्लाई होता है, रूलिंग क्लास के लिए, स्पिरिट जो सोल्जर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और एपेटाइट जो आर्टिजन एंड प्रोड्यूसन क्लास को, इसलिए मैं इसको एपेटाइट के साथ आर्टिजन के साथ जाऊंगा। वैसे ये कंफ्यूजिंग है, इसको आप मीडियम में रखिए, कंफ्यूजिंग रखिए। हु डिस्क्राइब गांधी एज फिलोसफिकल एनार्किस्ट, ये मैं बिग क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। मैंने जो देखा उसमें कहीं मुझे मिला कि गोपीनाथ धवन ने कहा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ऑलवेज टफ होता है, डिफिकल्ट आर ए बिट। गांधी जी खुद अपने वो कहते थे फिलोसफिकल एनार्किस्ट, तो दूसरा कौन बोलेगा। अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण, टोटल रिवॉल्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 रिवॉल्यूशन। ये 7 रिवॉल्यूशन कौन है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, ब्ला ब्ला, पढ़ लीजिए इनको। संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने लेट 70s में दिया था, उसी के चलते वो जो है एक आंदोलन इतना बड़ा बना कि इंदिरा गांधी की सत्ता जो खतरे में पड़ी और उन्होंने इमरजेंसी लगाया। रूसो's concept of general will एवोज, एवोज मतलब डिक्लेयर फोर्सफुली, यू एवो मतलब डिक्लेयर करते हैं। सो जनरल विल एवोज विच आर द फॉलोइंग, दैट इज ऑफ कोर्स पॉपुलर सॉवरेंटी। जनरल विल पॉपुलर सॉवरेंटी को दर्शाता है, और आप पढ़िएगा तो बाकी कुछ नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स थॉमस हॉब्स डेवलप द केस ऑफ, तो इसको इजी है, ये सुपर इजी है मेरे अनुसार से, क्योंकि जो एब्सल्यूट मोनार्किज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके बुक लवाइथन में है, तो लवाइथन को आप ले सकते हैं। वैसे यदि आप छोटा, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं कि आप ऑल ऑफ द अबव है, तो आप चेक कर लीजिए क्या एलिमेंट ऑफ लॉ और दी सीवे में भी उन्होंने एब्सोल्यूटिज्म को मतलब बढ़ावा दिया था, लेकिन मेरे अनुसार से ये लेवाइथन में था। इन विच एड्रेस इकबाल, मोहम्मद इकबाल, रेज द इशू ऑफ कन्फेडरेशन फॉर इंडियन मुस्लिम, तो इंडियन मुस्लिम का जो उन्होंने एक मुस्लिम राष्ट्र की जो बात की थी और एक सेपरेट राष्ट्र, वो अपने इलाहाबाद एड्रेस में की थी। वैसे और रिसर्च इस पे आप कर लीजिएगा, मैं छोटा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, मेरे अनुसार से एक मीडियम है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, सुपर इजी क्वेश्चन, डैम इजी क्वेश्चन, इसया बर्ली, कौन भूल सकता है। निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, ये भी सुपर इजी, क्योंकि राजा राम मोहन राय को यदि आप पढ़ेंगे तो इस बुक को आप भूल नहीं सकते। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक ही रोट, तुहफत अल मुहाइदीन। इसका मीनिंग था एक गिफ्ट टू मोनोइथिज्म, क्योंकि इस्लाम से उन्होंने मोनोइथिज्म लिया, मतलब कि गॉड एक है, सुप्रीम गॉड, ये नहीं कि हम 33 करोड़ देवी देवता, उनका कहना था कि ये गलत है, मतलब हमको एक गॉड, सुप्रीम गॉड में बिलीव होना चाहिए, जो कि ब्रह्म समाज जो उन्होंने स्थापित किया वो मानता है। तो राजा राम मोहन रॉय हो गया, तो इजी क्वेश्चन। द डॉक्ट्राइन ऑफ सिंथेसिस और साम्यवाद इज एसोसिएटेड विद, देखिए सिंथेसिस जो है नेहरू जी, मुझे चुनना पड़ेगा नेहरू, बोस, गांधी, और इनमें तो सबसे ज्यादा जो नेहरू जी में दिखता है। जैसे उनका देखिए साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, सिंथेसिस बिटवीन ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक स्पिरिट, उनका जो सोशल डेमोक्रेसी है वो सोशलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी का बीच का, तो हर जगह उन सिंथेसिस करते हुए नजर आते हैं, तो इसलिए नेहरू मेरे अनुसार से, लेकिन मैं छोटा क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। हु रोट पावर नॉलेज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये मेरे अनुसार से इजी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क। पावर नॉलेज जो है, पावर नॉलेज सेलेक्टेड इंटरव्यू एंड अदर राइटिंग से मिशेल फूको ने लिखा है। मिशेल फूको पोस्ट मॉडर्निस्ट के प्रणेता हैं, प्रोपाउंडर हैं, और उनका जो कहना है पावर नॉलेज का बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि पावर जो है वो नॉलेज क्रिएट करता है, और नॉलेज इन टर्न पावर, तो दोनों जो है एक दूसरे को कंस्टिट्यूट करते हैं और क्रिएट करते हैं। जिसके पास पावर है वही जो है नॉलेज जनरेट करता है, क्रिएट करता है। कैसे, एक एग्जांपल लीजिए, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट है, जिसके पास में पावर है उसके पास में मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, नैरेटिव, इस पे कंट्रोल है, और उसके थ्रू जो है नॉलेज को क्रिएट किया। नॉलेज मतलब कि वॉट एवर यू से ट्रूथ इज नॉलेज, तो वो कहते हैं कि रेजिम ऑफ ट्रूथ क्रिएट किया जाता है बाय दोज हु आर इन पावर, और हम लोग सब जो है उसी रेजिम ऑफ ट्रूथ में रहते हैं, हमको उसको मानना पड़ता है, क्योंकि हम पे पावर है उनका, जो पावरफुल है, तो जो जो वो कहते हैं वही रेजिम ऑफ
ट्रूथ होता है। और जो अब फिर जो वो नॉलेज होता है, जब आपके पास बहुत नॉलेज हो जाती है तो उससे पावर आती है। जैसे मान लीजिए कि सरकार पावरफुल है, उसने आधार के थ्रू आपका सारा डेटा ले लिया, पूरा फिंगरप्रिंट ले लिया, तो वो नॉलेज हुई। उस नॉलेज से जो आपका और सुपर पावर बढ़ता है, क्योंकि आप यदि बिलियंस ऑफ पीपल का आपको इतना ज्यादा नॉलेज है तो आपके पास में पावर है। नॉलेज इज पावर, पावर इज नॉलेज, वो उनका कहना था इन डिस्कर्सिव वे। मिशेल फूको, पोस्ट मॉडर्निस्ट। मीडियम। इन विच बुक डिड फूको, अगेन फूको आते हैं, मिशेल फूको फ्रेंचमैन थे इसलिए इनका प्रोनाउंसिएशन माइकल फोकोल्ट नहीं है, मिशेल फूको है। मिशेल फूको एलोबोरेट हिज थ्योरी ऑफ पैनोप्टिकन। पैनोप्टिकन क्या था पहले समझिए। जेरेमी बेंथम का कॉन्सेप्ट था, आर्किटेक्चुरल कॉन्सेप्ट। उनका कहना था कि ये प्रिजन को उन्होंने किया था कि देखो एक जेल है, उसमें सब ये प्रिजन में लोग रह रहे हैं, और एक सेंट्रल टावर में एक यदि हम गार्ड को खड़ा कर देना तो वो सब पे नजर रख सकता है, लेकिन ये प्रिजन में जो प्रिजनर है वो नहीं देख पाएंगे गार्ड को। तो इस टाइप का आर्किटेक्चर से हम इफिशिएंटली जो है अ, हम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं प्रिजनर के बीच में, क्योंकि प्रिजनर को हमेशा लगेगा कोई ना कोई नजर उसको देख रही है। ये अभी मॉडर्न जो मॉल बना उसमें पैनोप्टिकन आर्किटेक्चर अपनाया जाता है। सीसीटीवी कैमरा जो जगह जगह लगाया था वही पैनोप्टिकन बैंथम का उस कॉन्सेप्ट। तो पैनोप्टिकन अभी भी जिंदा है। पैनोप्टिकन को मिशेल फूको ने पावर के एक फंक्शन के रूप में लिया। इस बुक में डिसिप्लिन एंड पनिश में उन्होंने कहा कि पैनोप्टिकन जो है वो एक पावर का रिप्रेजेंटेशन है, और वो पावर जो कि ऑब्जर्वेशन से आती है। और जैसे कि इनका कहना था कि ये जो प्रिजनर है ना, वो पावर महसूस करते हैं। वो भले ही वो गार्ड सो जाए, लेकिन वो प्रिजनर अपने को ही खुद सेल्फ डिसिप्लिन करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कोई देख रहा है। यही स्कूल में होता है। यही यदि सीसीटीवी कैमरा लगा दे आपके फैक्ट्री में, आपके चैम्बर में, तो आप खुद अपने को सेल्फ डिसिप्लिन करने लगते हो। ये पावर ऑफ डिसिप्लिन है। और वो उस तरह की पावर की बात फूको करते हैं, जो पावर ब्लड कैपिलरी की तरह समाज में जगह जगह, स्कूल में, कॉलेज में, फैक्ट्री में, सब सड़क पे, वर्क प्लेस पे, हर जगह, प्रिजन में, हॉस्पिटल में, सेक्रेटरी क्लिनिक में, हर जगह वो पावर दिखती है। पावर ऑफ डिसिप्लिन, पावर ऑफ ए काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी एक्टिविटी, आपको नॉर्मलाइज करने का, आपको खांचे में ढालने का, जिससे कि आप एक सब्जेक्ट बने रहो, गवर्नेबल बने रहो। उस तरह की पावर की बात मिशेल फूको करते हैं। इन विच बुक डिड फूको एलॉबरेट हिज थ्योरी ऑफ, सॉरी ये कैसे आ गया, फिर से आ गया है। तो डिसिप्लिन, डॉक्ट्राइन ऑफ सिंथेसिस, ये तो हम लोगों ने कर लिया है, सॉरी दूसरी बार आ गया। द डॉक्ट्राइन ऑफ सुल अकुल इन्फ्लुएंस्ड, आपको पता है कि सुल अकुल जो है ये अबुल फजल का दिया हुआ डॉक्ट्राइन था, जो अकबर ने उसको अपनाया। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हेगल्स थॉट ऑन स्लेवरी आर कंटेन इन हिज बुक डिफिकल्ट, लेकिन यदि आपने हेगल को पढ़ा है तो मीडियम हो जाएगा। ये उनके फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नाम के बुक में उनकी जो है स्लेवरी के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। हु डिस्क्राइब द मुगल एम्परर एज द शैडो ऑफ गॉड, ये मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। जहां तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा, वो बदायूनी जो है, जो मुगल के अकबर के टाइम में हिस्टोरियन थे, उनका ये कहा गया था परहैप्स। वैसे तो अकबर ने, ये मैंने बार बार पढ़ा कि अकबर ने खुद डिक्लेयर किया था अपने को शैडो ऑफ गॉड। तो ये चलिए मैं देता हूं, लेकिन डाउटफुल। इसको आप मीडियम रख सकते हैं, क्योंकि इसमें अबुल फजल और बदायूनी में ही केवल कंपटीशन है। बरानी तो अकबर के टाइम में थे ही नहीं, इब्न बतूता भी नहीं थे, सब पहले ही चले गए थे। तो ये अबुल फजल और बदायूनी में, अबुल फजल शैडो ऑफ गॉड कहेंगे नहीं, क्योंकि वो तो इल्यूमिनेटेड लाइट फर्र आजादी के वो मतलब समर्थक थे, मतलब या प्रोपाउंडर थे। तो शैडो ऑफ गॉड बदायूनी से ही लगता है। हु रोट डायलेक्टिक ऑफ नेचर, ये कुछ बुक हैं जो फ्रेडरिक एंगल, जो मार्क्स के साथ लिखते थे, उन्होंने अलग से लिखा है। एक और बुक जो अलग से उन्होंने लिखा, जो बहुत फेमस है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन स्टेट, इसको याद कर लीजिए। और ये भी बुक डायलेक्टिक ऑफ नेचर, एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल ने लिखा है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है एक कॉन्सेप्ट है, जो दीनदयाल उपाध्याय, जो जनसंघ, जो भारतीय जनसंघ थे, उसके एक तरह से मतलब पिलर्स थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो भारतीय जनसंघ की स्थापना की, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय उसके बहुत बड़े एक पिलर थे। दीनदयाल उपाध्याय ने बहुत सारे थॉट को लिया, हिंदू कल्चरल थॉट और गांधी जी के थॉट, उन सब को मिला करके उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की एक परिकल्पना की। इंटीग्रल हिंदुइज्म क्या था? एक तरह का हिंदू कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। उन्होंने उसमें कहा कि
जो शरीर, जो हमारा जो शरीर है, मतलब माइंड बॉडी सोल, जो आत्मा, माइंड बॉडी सोल को उन्होंने इंटीग्रेट किया। उसको उन्होंने कहा कि अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो हमारा चार है, चौथा मैं फॉरगेट कर रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें उन्होंने जो हमारा ह्यूमन की जो चार है, जिसमें कि माइंड बॉडी एंड सोल एंड फोर्थ, आप देख लीजिएगा, उसको उन्होंने जो है हिंदू धर्मा से जोड़ा। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा ह्यूमनिज्म है वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है जो वेस्टर्न है, क्योंकि समाज के लिए हम अपने को उत्सर्ग कर सकते हैं। समाज जो है वो मैकेनिस्टिक असेंबलेज ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, जो वेस्टर्न ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसलिए ये इन्होंने इसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहा। व्यक्ति एक ऑर्गेनिज्म है, अपने आप में एंड है, लेकिन समाज भी एक ऑर्गेनिज्म है, अपनी उसकी सोल है समाज की, वो भी अपने आप में एंड है। और व्यक्ति और समाज में जो है इंटीग्रिटी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्होंने मेटेरियलिज्म को बिल्कुल त्याग दिया, पोस्ट मटेरियल काइंड ऑफ इनकी ह्यूमनिज्म थी, और टोटलिटेरियनिज्म भी नहीं। मतलब समाज जो है वो वैसा नहीं होगा जो व्यक्ति को कंट्रोल करे, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में एंड है। इन्होंने डुअलिज्म को भी जो है, जो माइंड बॉडी डुअलिज्म होता है या शरीर आत्मा डुअलिज्म, उसको भी नकार दिया। तो एक तरह का ये ब्लेंड था बहुत सारी चीजों, गांधीयन थॉट का, हिंदू धर्मा का, और हिंदू कल्चरल नेशनलिज्म भी इसमें कहीं ना कहीं था। तो इसकी ये आपको जानना चाहिए, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, दीनदयाल उपाध्याय का। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये किस बुक में बेंथम ने ऐसा कहा है? तो अभी तो देखा आपने पैनोप्टिकन, तो चलिए ठीक है, फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सब याद कर लीजिए, बहुत फेमस बुक है जो जेरेमी बेंथम को पूछा जाता है। लेकिन उन्होंने ये बात कही थी, एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मोरल लेजिस्लेशन में। इसी बुक में उन्होंने एक और बात कही थी, मैन वॉज गवर्न बाई टू सॉवरेन मोटिव्स, पेन एंड प्लेजर। तो चलिए इसको मीडियम में रख लेते हैं। Regionalization चलिए देखते हैं। A social movement is a particular form of collective behavior in which the motive to act spring from the attitude of member and the challenges of society. इस टाइप के मैं टिप्स दे रहा हूँ, इस टाइप के लंबे चौड़े बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट कभी रॉन्ग होते नहीं है, इसलिए ये ट्रू है। सोशल ग्रुप्स एंड मूवमेंट एम्ब्रेस इंटरेस्ट ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज टू अचीव देयर, ये कौन बोलेगा ट्रू नहीं है? हर सोशल ग्रुप जो है, चाहे किसान मूवमेंट हो, अन्ना हजारे हो, इंटरेस्ट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी को अपने में समाहित करता ही है अपने को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। मैं बी के साथ जाऊंगा, इसको आप मीडियम में रख सकते हैं। मैचिंग गेम चलिए खेलते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। सी राइट मिल्स, पावर इलीट, आगे मैंने एक पूरा दे ही दिया है। तो ए का 4, ए का 4 से ये बनती है और ये बनता है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब गैटिनो मोज़्का ने रूलिंग क्लास दिया है, तो सी का 3, सी का 3 केवल एक ही में है, तो आपका काम बन गया, आगे पढ़ लीजिएगा। रॉबर्ट माइकल ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया है, और लेनिन ने अब जो है वैनगार्ड पार्टी मतलब जो फ्रंट लाइन पार्टी, जो पार्टी लेके समाज को आगे ले चलती है। On which of the following criteria old and new social movement are differentiated? अगेन से एक बार न्यू सोशल मूवमेंट आ गया। इसमें जो है, चूंकि ऑल ऑफ द अबव है, और एक टिप्स है कि ऑल ऑफ द अबव हो तो बहुत गौर से देखिए, मोस्ट प्रोबेबली वो सही होता है। तो इशू, एजेंट, कॉन्टेक्स्ट, सबको आप ले सकते हैं, सब इसमें जो है चेंज्ड है ओल्ड से, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव के साथ मैं जाऊंगा। उसे छोटा क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, और इसको मैं मीडियम मान रहा हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट किसने दिया? अभी तो आपने देखा एक क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मैचिंग में था। तो अपने ही क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में होता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पेपर तो मैंने ऐसा देखा कि एक ही क्वेश्चन को, एग्जैक्टली एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया गया, DUET के 2021 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट पैरेटो ने दिया था, यहाँ पे इसको याद ही कर लीजिए। गैटनो मोज़्का इटालियन, द रूलिंग क्लास का कॉन्सेप्ट दिया। विल्फ्रेड पैरेटो अनदर इटालियन, सर्कुलेशन ऑफ इलीट एंड हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ इलीट्स, ये भी उन्होंने कहा। सी राइट मिल अमेरिकन, द पावर इलीट का कॉन्सेप्ट दिया। पावर इलीट मतलब एक ट्रायंगल बनता है, एग्जीक्यूटिव, कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब ब्यूरोक्रेसी कलिए, और मिलिट्री का जो नेक्सस होता है उसको पावर इलीट बोला। रॉबर्ट माइकल ने आयरन लॉ ऑफ, अगेन एक इटालियन, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, तो 3 इटालियन, एक अमेरिकन, इन्होंने जो है इलीट थ्योरी दिया। इलीट थ्योरी बेसिकली ये कहता है कि डेमोक्रेसी ये सब कुछ सब ढोंगा है, अल्टीमेटली जो है कुछ लोगों के हाथ में सत्ता सिमट जाती है, चाहे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई भी हो, ये इलीट थ्योरी है। ओके, सो बिफोर हम लोग खत्म करें, आपको क्या लगता है? आपने इतने सारे मेरे देख लिए तो इजी है,
तो आपने देखा होगा कि एटलीस्ट मैंने जो मार्क किया है इजी, 60 to 70% क्वेश्चन जो है मेरे अनुसार से इजी टू मीडियम है, और 10 क्वेश्चन जो है, 10 to 12 क्वेश्चन वो डिफिकल्ट है, बाकी जो है मीडियम है। तो ऐसे में मेरा मेरा ये मानना है, यदि आपने ठीक से तैयारी की होगी, जिन लोगों ने भी, तो इसमें 60% से ऊपर आने वाले डेफिनेटली आर गोइंग टू क्वालिफाई, मेरा ये कहना है। 50 से ऊपर वाले का चांस है, क्योंकि ये स्टेट की है, तो आपको 50 में भी बहुत ज्यादा चांस है 50% से ऊपर होने का। 50 से कम होने पे यू कीप योर फिंगर क्रॉस। ओके डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जरूर जो है शेयर करें, लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करें, और लोगों को कहें सब्सक्राइब करने के लिए। स्टिल आपके इस चैनल की, मैं आपका चैनल आपको कहता हूं, आप इसके पार्ट हैं, इसकी सब्सक्रिप्शन कम है, और इसको और ज्यादा होगी तो आपको और फायदा इसलिए होगा कि मेरा पैशन बना रहेगा, और शायद आप में से कुछ लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। अब मैं रियली चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग मेरे साथ जुड़ें, मेरे साथ रिसर्च करें, और एक लाइफ लॉन्ग कम्युनिटी बनाने में मेरी इसको हेल्प करें। आप एग्जामिनेशन गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। स्टिल किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी पीजी एंट्रेंस टेस्ट से लेके यूजीसी नेट, आपके लिए सबसे जो अच्छी जो चीज अभी बाजार में मौजूद है वो ये गाइड है। नॉमिनल कॉस्ट 100 रुपीज में अवेलेबल है इस साइट पे, यहाँ से ले लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेल कीजिए, आई विल हेल्प। आप वेबसाइट पे भी इसका लिंक पा सकते हैं, ट्विटर पे मुझे लिखिए, डीएम कीजिए, एंड ब्रॉडकास्ट मोड में सारे इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल देखिए। ऑल द बेस्ट, बी सेफ।